Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay. So the topic for today, as you can see on the screen, is Bayes theorem. बेस थ्योरम के साथ साथ ही एक टॉपिक साइमल्टेनियसली पैरेलल फॉर्म में चलता है जिसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये दोनों थ्योरम्स जो हैं साथ में चलेंगे, साथ में कुछ इर्द गिर्द की बातें भी चलेंगी। तो दो टॉपिक्स हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और दिस इज एक्सरसाइज नंबर, ऑफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.3, राइट। 13.3 इंट्रोडक्शन। हम पूरी कोशिश करेंगे आज के आज ही खत्म कर दें, दोनों थ्योरम्स को आज की तारीख में ही पढ़ा दें ताकि कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें। ओके। तो देखो, अभी बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मैं टेक्निकली पढ़ाने जाऊंगा, थ्योरेटिकली जो जो बुक में लिखा हुआ है, हालांकि लिखना है वो भी हमको और वो भी पढ़ना है, तो आपके बिल्कुल बाउंसर जाएगा ऊपर से, बिल्कुल बाउंसर जाएगा। ठीक है। इसलिए टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल को बिल्कुल तबियत से समझना क्या स्टोरी चल रही है, फिर आपको खुद को इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा इसलिए है क्या बेस थ्योरम। पहले आपको टॉपिक क्या है कि बजाय ये समझना चाहिए टॉपिक क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। जब जरूरत फील होगी ना, तो फिर ये समझ आएगा कि वो क्या है। हम क्या पहले ही ये समझने चले जाते हैं कि ये क्या है, और फिर बाद में समझते हैं कि ये क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले समझो ये क्यों है। ये नहीं हो तो हमारा कौन सा काम अटक रहा है, ये सोचो। ओके। तो हम एक एग्जांपल देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये बेस थ्योरम और थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। ओके ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आप में से ऋषिका को मैंने एक टास्क दिया। ठीक है, दिस इज ऋषिका। मैंने ऋषिका को एक टास्क दिया कि ऋषिका बेटा, एक रूम में जाओ, नीचे वाली क्लासरूम में जाओ, और वहां पे एक बॉक्स है। उस बॉक्स में से एक बॉल पड़ी है, बहुत सारी बॉल्स हैं उसमें, एक बॉल निकाल के आओ। ठीक है, ये टास्क इज गिवन टू ऋषिका। ठीक है। जैसे ये रूम में गई, तो रूम के अंदर एक नहीं, दो बैग्स पड़े थे। मैंने कहा था एक बैग के अंदर से या एक बॉक्स के अंदर से आपको बॉल निकालनी है, तो वहां पे एक बॉक्स नहीं था। कितने बॉक्सेस थे? दो बॉक्सेस थे। तो जैसे ऋषिका ने एनालाइज किया, तो ये है हमारा बॉक्स नंबर 1 और ये है हमारा बॉक्स नंबर 2। ठीक है, ये है बॉक्स नंबर 1 और ये है बॉक्स नंबर 2। बॉक्स नंबर 1 के अंदर भी कुछ बॉल्स थी। मैंने इसको स्पेसिफिकली ये भी कहा कि रेड कलर की बॉल लाना। तो बॉक्स नंबर के अंदर 1 के अंदर मान लो कि 10 तो रेड बॉल्स थी। ठीक है, और 5 थी ग्रीन बॉल्स। बॉक्स नंबर 2 के अंदर 8 रेड बॉल्स थी। ओके, और 12 थी ग्रीन बॉल्स। ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल मान लिया हमने। तो अब जब ऋषिका ने दो बॉक्स देखे, बॉक्स 1 बॉक्स 2, तो पहला काम तो उसको बॉक्स सेलेक्ट करने का है। पहला काम क्या है बेटा? बॉक्स को सेलेक्ट करो। और फिर दूसरा काम क्या है, एक बार बॉक्स सेलेक्ट हो गया तो उसमें से बॉल को सेलेक्ट करो। ठीक है, क्लियर। अब ऋषिका ने यहां से बॉल, सपोज करो ऋषिका अगर यहां से बॉल निकाले तो क्या हो, यहां से बॉल निकाले तो क्या हो, ये दोनों चीजें सोचो। अच्छा, जैसे ही उसने बॉक्स को सेलेक्ट किया होगा, तो मुझे बताओ बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऋषिका के सामने दो बॉक्सेस हैं, तो दोनों बॉक्सेस को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई इसको सेलेक्ट करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, और इसको सेलेक्ट करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। मान लो तीन होते तो 1 3 1 3 1 3 1/3 1/3 1/3, या किसी केस में स्पेसिफिकली गिवन भी होता है कि बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये माननी है और ये माननी नहीं माननी है, तो अगर नहीं गिवन है तो इक्वल इक्वल मान लेनी है, जैसे हम मानते ही हैं हमेशा। ओके, लेट से इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करना इस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 इवेंट है कि इस बॉक्स को सेलेक्ट किया गया, और E2 जो इवेंट है वो ये है कि इस बॉक्स को सेलेक्ट किया गया। तो हाफ प्रोबेबिलिटी E1 होने की है और हाफ प्रोबेबिलिटी E2 होने की है। ओके। अब बॉक्स में से रेड बॉल का निकलना, बॉक्स में से रेड बॉल का निकलना, लेट अस से उसको इवेंट ए मान लेते हैं कि रेड बॉल इज ड्रॉन आउट। रेड बॉल इज ड्रॉन आउट। ओके फाइन, कि रेड बॉल निकली थी, इस बात को इवेंट ए मान लेते हैं। ठीक है। तो इस बॉक्स में से रेड बॉल निकलेगी। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो छोड़ो, इस इवेंट को बोलेंगे क्या, मतलब इस इवेंट को क्या नोटेशन से डिनोट कराएंगे वो बताओ। बॉक्स 1 में से रेड बॉल निकलेगी, इस इवेंट को क्या बोलेंगे? सोच के बताओ, आपने पढ़ा है पहले दो एक्सरसाइज। हम्म, रेड बॉल का निकलना इवेंट ए है, तो A1 और A2 की तो बात ही नहीं है ना। मेरे को ग्रीन बॉल तो निकालनी नहीं है ना।
भाई मेन इवेंट क्या है, रेड बॉल का निकलना। लेकिन वो इस वाले बॉक्स से निकले, इस इवेंट को हम कैसे घटित कराएंगे, मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, सर नोटेशन क्या लिखेंगे। ए ऑन इवन, भाई इवन हो चुका है और अब ए हो रहा है, तो इस इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, कि ए ऑन इवन, समझ आया। अच्छा जी, बॉक्स टू में से रेड बॉल को निकालना है, इस इवेंट को कैसे घटित कराएंगे, मतलब नोटेशन क्या लिखेंगे बोलो, ए ऑन ई टू, कि अब की बार रेड बॉल निकलनी है प्रोवाइडेड दैट कि इवेंट ई टू हुआ था, यानी कि बॉक्स नंबर टू सेलेक्ट हुआ था और उसमें बॉक्स नंबर वन सेलेक्ट हुआ था। अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता सकते हो आप, क्योंकि इसमें 15 टोटल बॉल्स हैं, इस बॉक्स में 15 टोटल बॉल्स हैं जिसके अंदर से 10 रेड बॉल्स हैं, तो रेड बॉल निकलने की संभावना बोलो 10/15, या फिर इसको काट पीट के हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, यहां पे रेड बॉल निकलने की संभावना बताओ, टोटल बॉल्स कितनी है 20 और उसमें से रेड बॉल्स कितनी है 8, तो 8/20 काट पीट के ये हो जाता है 2/5। यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं किसी को। अब मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि ऋषिका को तो टास्क पे लगा दिया, अब आप लोगों से मैंने पूछा कि क्या संभावना है कि ऋषिका रेड बॉल ही निकाल के आएगी, क्या संभावना है कि ऋषिका ड्रॉज अ रेड बॉल। अब रेड बॉल निकालने के दो तरीके हैं, बॉक्स नंबर वन से अलग है, बॉक्स नंबर टू से अलग है। ठीक है, बॉक्स नंबर वन से रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, बॉक्स नंबर टू से रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऋषिका रेड बॉल निकाल के आएगी। तो जब दो तीन रास्ते होते हैं, इधर से भी काम हो सकता है, इधर से भी काम हो सकता है, इधर से भी काम हो सकता है, और फाइनल हमको वही काम करवाना है, तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम होता है। भाई ये काम हुआ तो भी रेड बॉल निकली, ये काम हुआ तो भी रेड बॉल निकली, तो बीच में और हो गया ना, और मतलब या तो वो रास्ता चूज करेंगे या ये रास्ता चूज करेंगे, दोनों रास्ते एक साथ तो चूज नहीं कर सकते, और जब और लग जाता है तो यूनियन करके हम प्रोबेबिलिटीज को एड अप कर देते हैं। समझ आया, क्लियर है। तो अगर मैंने बॉक्स नंबर वन चूज किया था यानी ऋषिका ने, और उसमें से रेड बॉल निकाली थी, ये दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो कैसे मर्ज करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन ए। इवन मतलब पहले बॉक्स नंबर वन सेलेक्ट हुआ, और इंटरसेक्शन ए मतलब उसमें से रेड बॉल सेलेक्ट हुई, इसको बोलो, इसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ए। इस केस में पहले बॉक्स टू सेलेक्ट हुआ था और साथ में फिर रेड बॉल भी निकली थी। इसको निकालेंगे कैसे, हम निकाल चुके हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से। सर पहले इवन करवाइए, बाद में ए ऑन इंटू, सॉरी इंटू, बाद में ए ऑन इवन करवाइए, बाद में क्या कराइए, ए ऑन इवन। इसमें पहले ई टू करवाइए, बाद में क्या करवाइए, ए ऑन ई टू करवाइए, क्योंकि दोनों काम करवाने हैं ना, ए ऑन ई टू करवाइए। अब आपके सामने सबकी प्रोबेबिलिटीज हैं, सबको करो मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, बोलो, और ए ऑन इवन की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, कितनी है 2/3। इधर बोलो ई टू की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, हाफ, और ए ऑन ई टू की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली हमने, 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/5। यानी कि इस रास्ते से रेड बॉल निकलने की संभावना 1/3 है, और इस रास्ते से रेड बॉल निकलने की टोटल संभावना 1/5 है। लेकिन मैंने तो कहा टोटल बताओ, तो आप इन दोनों को कर दो ऐड, इन दोनों को कर दो ऐड, प्लस लगा के, तो 1/3 प्लस 1/5 कितना होगा, 5 + 3 8/15 प्रोबेबिलिटी है कि ऋषिका जा रही है और रेड बॉल निकाल के आएगी। अब ये 8/15 पता है क्या है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, और ये जिस तरीके से मैंने निकाला है इस तरीके को बोलते हैं, इस थ्योरम को बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं कहता, अगर आपके पास 10 रास्ते हैं तो 10 रास्तों से उस काम को होने की संभावना निकालो, फाइनली सबको ऐड कर दो। अभी जैसे दो रास्ते बताए हमारे सामने एग्जाम में, मैक्सिमम तीन या चार रास्ते तो बहुत अटमोस्ट केस में आएंगे, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास तीन रास्तों का क्वेश्चन आएगा, जो 3 मार्कर क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ आई क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई क्या। पहले तो आप रास्ते चुनो, आगे चलो। हाँ जी, कम बैक टू द टॉपिक। क्या कहा मैंने, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम आपस में कनेक्टेड है। अब सुनना मेरा सवाल, फील करना इस सिचुएशन को। ऋषिका फाइनली रेड बॉल ले आई, हम पहले तो ये बात कर रहे थे लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी, क्या संभावना लेके आएगी, वो मुद्दा तो हो गया खत्म। 8/15 संभावना है कि वो लेके आएगी, यानी लगभग आधी संभावना है कि वो रेड बॉल ही लाएगी। अब वो ले आई फाइनली कि सर ये लो रेड बॉल। अब हम दूसरा सिचुएशन सोच रहे हैं सारे लोग मिलके, क्या संभावना है कि ये रेड बॉल बॉक्स वन से निकली है या बॉक्स टू से निकली है। इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, काम हो चुका है, अब आप उसके कारण की संभावना पूछ रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस, कॉस मतलब कारण,
या फिर इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। एक्शन हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, क्या संभावना है कि वो उस कारण से ये एक्शन संभव हुआ था, या इस कारण से हुआ था, या इस कारण से हुआ था। अब इसको प्रैक्टिकली सोचो, इसको प्रैक्टिकली सोचो। साथ में साइमल्टेनियसली एक एग्जांपल और चला रहा हूं। सपोज करो, सपोज करो, चलो पहले इसका आंसर देख लो। चलो, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है इस इवेंट को घटित होने की? 8/15। बॉक्स वन से प्रोबेबिलिटी कितनी मिली? 1/3। बॉक्स टू से प्रोबेबिलिटी कितनी मिली? 1/5। तो अगर मैंने कहा कि संभावना बताओ कि ये E1 से हुआ था, तो आप क्या कर दोगे? 1/3 को 8/15 से डिवाइड करा दोगे। टोटल से डिवाइड कराते हैं ना हम, क्या कर दोगे? 1/3 को 8/15 से डिवाइड करा दोगे। और मैंने कहा बॉक्स टू से बताओ संभावना, तो आप क्या करोगे? 1/5 को 8/15 से डिवाइड करा दोगे। ये संभावना है कि काम हो चुका है और वो पहले वाले रास्ते से हुआ था, और ये संभावना है कि काम हो चुका है वो दूसरे वाले रास्ते से हुआ था। नीचे तो हमेशा क्या आएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी की, टोटल काम होने की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, जो हमने अभी अभी निकाली। ऊपर किस किस रास्ते से हम आए थे वो आएगा। ठीक है, और इसका सम हमेशा बनाएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमने दोनों रास्ते ले लिए ना, तो तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं था। ऊपर ऐड करेंगे वापस 8/15 हो जाएगा, 8/15 में 8/15 क्या आएगा? ये 1 आएगा। ठीक है। अब ये जो रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, ये इस वाले केस में इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, हाँ, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी के लिए एक दूसरा एग्जांपल पकड़ते हैं ना। सपोज करो, अब बंदा चेंज करते हैं, अब हमारे पास है अंश। देखो, मान लो कि अंश को कोई एग्जाम देना है, अभी एग्जाम आ भी गए सबके। ठीक है। अंश के सामने तीन ऑप्शन है। अंश पहला ऑप्शन चूज करता है कि कॉपी करके पास होना। दूसरा ऑप्शन चूज करता है वो हार्डवर्क करके पास करना। राइट। और तीसरा है लक, लक फैक्टर भी होता है। राइट। ओके। ये भी कई लोग मानते हैं कि सर लक फैक्टर भी होता है, अब कई लोग मानते हैं तो हमने इसको भी डाल दिया। अब ये है हमारा यश, ओ सॉरी अंश। अब अंश के सामने तीन रास्ते हैं, या तो वो ये रास्ता चूज करें पास होने के लिए, या ये रास्ता चूज करे पास होने के लिए, या फिर ये रास्ता चूज करे पास होने के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये रास्ता चूज करेगा उसकी संभावना, ये रास्ता चूज करेगा उसकी संभावना है, तो गिवन है तो वेल एंड गुड। नहीं गिवन है तो आप आधी आधी मतलब इक्वली डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो इस रास्ते को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि तीन रास्ते हैं, इस रास्ते को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इस रास्ते को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब फाइनली यश हो गया पास, ए इवेंट घटित हो गया। फाइनल रिजल्ट को हम ए इवेंट से घटित कराते हैं, फाइनल जो रिजल्ट होता है ना, फाइनली यश हो गया पास। अब मैं पूछ रहा हूं कि यश इस रास्ते से पास हुआ था, इसकी संभावना बताओ। इस रास्ते से पास हुआ था उसकी संभावना बताओ, या फिर इस रास्ते से पास हुआ था उसकी संभावना बताओ। अब आप खुद सोचो, ये जानना जरूरी क्यों है? बिल्कुल जानना जरूरी है, बिल्कुल जानना जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर हम फिर उस हिसाब से एक्शंस लेंगे। इन फ्यूचर कोई और भी तो होगा जिसको पास होना होगा, तो पूछेगा ना, यार तू कैसे पास हुआ था, कौन सा रास्ता तूने चूज किया था। ठीक है। चलो, ये तो एक जनरल सिनेरियो है। मान लो बड़े बड़े रिसर्च वर्क्स होते होंगे, तो जो रिजल्ट आता होगा वो किसी कारण से आता होगा। तो उस साइंटिस्ट को ये पता लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है कि ये काम किस कारण से हुआ था, ताकि इन फ्यूचर वो उसी कारण को यूटिलाइज करे। ठीक है। तो ये पुरान मतलब पिछली प्रोबेबिलिटी निकालना, पिछली मतलब कारण की प्रोबेबिलिटी निकालने को हम कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? रिवर्स प्रोबेबिलिटी, या फिर क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉस, या फिर यूं कह सकते हैं बेस थ्योरम वाली प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम इसलिए कहते हैं क्योंकि बेस नामक लॉजिशियन ने इस थ्योरम को हमारे बीच रखा था। पेस नामक लॉजिशियन ने इस थ्योरम को हमारे बीच रखा था। अब इसको सॉल्व करें, तो लेट्स से कि कॉपी करके पास होने की संभावना उसकी, मान लो क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्टली भी गिवन होती है कई बार, और कई बार हमको निकालनी पड़ती है। जैसे भी बॉक्स वाला क्वेश्चन था तो उसमें हमने निकाला बॉक्स की में बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स देखकर। मान लो बॉक्स वाला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चनर खुद भी देगा कि मान लो कॉपी करके पास होता है, इसकी संभावना है बहुत कम है, 1/5। हार्ड वर्क करके पास होगा, इसकी संभावना लेट से ज्यादा है, 3/5। ओके। और लक बाई चांस अगर पास हो जाता है तो इसकी संभावना लेट से कि कह दिया आपको 1/4। ठीक है। अब आप क्या करोगे? ये रास्ता चूज करके पास हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। ये रास्ता चूज करके पास हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। ये रास्ता चूज करके पास हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट करो जरा, कितना मिला ये? 1/15। इधर से करना कितना मिला जरा? 3/3 से 3 तो कट गया ना, 1/5। और इधर से करना, इधर से करना 1/12। अब टोटल पास होने की संभावना के लिए इन दोनों सबको ऐड कर दूंगा मैं। करना जरा ऐड फटाफट से, इसको 3/15 लिख देते हैं। ठीक है। 15 एंड 12 का एलसीएम क्या आता है?
120 नहीं, 120 आता है, 60, ओके सॉरी, 60 एलसीएम आ गया। तो 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, 3 3 जा 9, और 12 5 जा 60, करो एड अप, 9 प्लस 5 14 प्लस 4 18/60। तो संभावना है वो पास होगा। अब किस रास्ते से पास होगा ये अगर पूछा, तो आप टोटल जो संभावना है उसको तो रख दो डिनोमिनेटर में, और जिस जिस कॉस की संभावना पूछी है, जैसे पहले कॉस की संभावना पूछी है तो 1/15 लगा दो ऊपर। किसी ने कहा नहीं नहीं दूसरे कॉस की क्या संभावना है, तो उसकी जो संभावना आई थी 3/15 ये रख दो ऊपर। नीचे टोटल आएगा, ऊपर जो पूछा गया फेवरेबल वो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, समझ आएगा? हम्म। थोड़ा बहुत समझ आया? दिया? 10-20% समझ आया? पिछली संभावना निकाल रहे हैं हम कि क्या संभावना है कि ये काम उस कारण से हुआ होगा। ओके। और ये हम कई बार लाइफ में मंथन करते हैं, करना पड़ता है, क्योंकि मान लो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और उस काम में हमको ये सोचना है कि हम कौन सा रास्ता चूज करें। तो आपने पहले कौन सा रास्ता चूज किया था इस बारे में सोचोगे ना कि यार पहले मैंने ये रास्ता चूज किया था, इससे मुझे सक्सेस मिली थी। समझे? तो पहले वाले रास्ते से सक्सेस मिलने की संभावना निकालनी जरूरी है या नहीं है, सोचो, जरूरी है ना? ओके, क्लियर? ठीक है। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो वाला तो डिलीट हो गया हमारे पास एग्जाम्पल, इसी से समझ लो। चलो देखो, जो रास्ते हम चूज करते हैं ना, जो रास्ते हम चूज करते हैं ना, उनको बोलते हैं हाइपोथेसिस। इस वाले टॉपिक में कुछ टेक्निकल टर्म्स भी निकल के आएंगे। क्या बोलते हैं उनको? हाइपोथेसिस। जैसे इसमें 3 हाइपोथेसिस है, जो रास्ते हम चूज करते हैं, फाइन। क्या बोलते हैं इनको? हाइपोथेसिस। ऑब्वियसली इन सबका, इन हाइपोथेसिस का सम कितना आना चाहिए? 1 आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे 1/3 1/3 1/3 इक्वली तो डिवाइड किया था तो 1 आएगा ही आएगा। ओके। इन हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी जो हम निकाल रहे हैं, जैसे 1/3 1/3 1/3, इन्हीं हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी हम बाद में भी निकाल रहे हैं। देखा जाए तो ये भी तो इन्हीं हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी है। ये सिलेक्शन के टाइम की है, ये काम होने के बाद की है। अभी ये जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है, ये क्या निकाली है? 3/15 रखा है आपने ऊपर, तो ये पता है क्या निकाली है आपने? ये आपने निकाली है E1/A, कि काम तो हो चुका है, ए इवेंट घटित हो चुका है, अब वो काम E1 की मदद से हुआ है, इसकी संभावना निकाल रहे हैं। तो A/E1 तो ए की संभावना है, E1/A E1 की संभावना है। हम उस कारण की संभावना पूछ रहे हैं कि काम उस कारण से हुआ था। ये जो काम हुआ था वो किस कारण से हुआ था? E1 या E2 वाले कॉज से हुआ था, तो E1/A या E2/A कहेंगे। तो ये संभावना भी E1 की है, और ये 1/3 संभावना भी E1 की है। फर्क ये है कि ये जो वाली ये 1/3 1/3 1/3 संभावना है, ये जब हम उसको सेलेक्ट कर रहे थे, रास्ते को सेलेक्ट कर रहे थे, तब वाली संभावना थी। और ये जो संभावना है ये काम होने के बाद की संभावना है। तो इस वाली संभावना को कहते हैं प्रायरियो प्रोबेबिलिटी, और इस वाली संभावनाओं को कहते हैं पोस्टेरियोर प्रोबेबिलिटी। स्पेलिंग लिख के बताता हूं। प्रायोरी, PRIORI, प्रायोरी, और इसको बोलते हैं पोस्टेरियोरी, पोस्टेरियोरी, पोस्टेरियोरी। दोनों संभावनाएं हाइपोथेसिस की ही हैं, ये काम होने से पहले की हैं और ये काम होने के बाद की हैं। देखो, एक तो मैं बोलूं कि क्या संभावना है कि ऋषिका ने बॉक्स 2 सेलेक्ट किया था, और एक मैं बोलूं कि ऋषिका रेड बॉल ले आई, ये क्या संभावना है वो बॉक्स 2 से लाई थी। यानी बॉल आने के बाद बात कर रहा हूं कि क्या संभावना है बॉक्स 2 सेलेक्ट हुआ था। तो काम होने के बाद अगर मैं पूछ रहा हूं कि बॉक्स 2 सेलेक्ट होने की संभावना बताओ, तो वो पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी है। और काम होने से पहले जब मैं पूछ रहा हूं कि ऋषिका ने बॉक्स 2 सेलेक्ट किया होगा, इसकी क्या संभावना है, तो वो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है। दोनों संभावनाएं एक ही इवेंट की है, एक काम होने से पहले की, एक काम होने के बाद की है। तो दोनों संभावनाएं हाइपोथेसिस की है, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है सबको? तो चलो अब थोड़ा सा ऑफिशियली इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या कहते हैं। ठीक है, ले दे के मुद्दा यही है जो अभी अपन ने इन 2 एग्जांपल्स में डिस्कस किया। क्वेश्चंस में हमको यही काम करना है। पर कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगी, जैसे ये टेक्निकल टर्म्स आ गई, थोड़ा सा हम इसको ऑफिशियल इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना? ये जो हाइपोथेसिस है ये किस प्रकार के होते हैं, इस बात को भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक ऐसा लगेगा कि ये सब तो क्वेश्चंस में एक्चुअली काम आ नहीं रहा, लेकिन हर एक चीज क्वेश्चन में काम आती है। ठीक है, जैसे टेक्निकल लैंग्वेज भी काम आएगी, इसके भी क्वेश्चंस आएंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बेस थ्योरम पढ़ने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? तो किसी सैंपल स्पेस को हम ऐसे किसी इवेंट्स में बांट दें, E1 E2 E3 अप टू En, कितने भी इवेंट्स में बांट सकते हैं, 2 में भी बांट सकते हैं, 3 में भी बांट सकते हैं, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है, उसी सैंपल स्पेस से ये इवेंट्स एसोसिएट होने चाहिए।
तो उसको बांटना कहते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। उसको कुछ इवेंट्स में बांट देना क्या कहते हैं? पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पर वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बटा या नहीं बटा, या वैलिड हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करने के कुछ यहाँ पे चेक पॉइंट्स लगाए हुए हैं। अगर ये चेक पॉइंट्स पूरे होते हैं तब तो वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सरल सी भाषा में तीन चेक पॉइंट्स हैं। मैं पहले सरल सी भाषा में बताता हूँ, फिर नीचे टेक्निकल लैंग्वेज में। सरल सी भाषा में तीन चेक पॉइंट्स ये हैं कि सपोज करो इधर देखो, मान लो मेरे पास ये पूरा पार्टीशन, मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस है, इसमें मैंने ये हिस्सा दे दिया इवेंट E1, ये हिस्सा दे दिया इवेंट E2, मैंने कुछ इवेंट्स में उसको बांट दिया। तो पहली चीज, कोई भी इवेंट किसी दूसरे इवेंट से डिसजॉइंट होना चाहिए, उनका इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि जब अपन दो इवेंट्स बांटते हैं तो उनमें इंटरसेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी होना सकता है। तो पार्टीशन अगर सैंपल स्पेस का कर रहे हैं और पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस उसको करना है हमको आगे बेस थ्योरम की सामग्री तैयार करने के लिए, तो वो जो दो तीन इवेंट जितनों में भी मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं, वो उनका कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। वो सेट्स क्या होने चाहिए? डिसजॉइंट होने चाहिए। इसका इसमें कुछ नहीं आना चाहिए, इसका इसमें कुछ नहीं आना चाहिए, और किसी का भी किसी के साथ नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो चार इवेंट्स हैं, तो E1 का E2 से भी इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, E1 का E3 से भी, E1 का E4 से भी, फिर E2 का E3 से भी, E2 का E4 से भी। कई बार ऐसा हो जाता है कि E1 E2 E3 तीनों का इंटरसेक्शन तो 5 है। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 तीनों का इंटरसेक्शन तो 5 है, तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। पर E1 और E2 में कॉमन है, E2 E3 में कॉमन है, और E1 E3 में कॉमन है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, किसी का किसी के साथ कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी इवेंट्स हैं उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सबको एक साथ देखो, आप पेयर वाइज देखो, पेयर वाइज E1 का E2 के साथ, E2 का E3 के साथ, किसी भी पेयर में कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलना चाहिए। ये पहला चेक पॉइंट है। दूसरा चेक पॉइंट, इन सबके इवेंट्स को अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज को वापस जोड़ दूं, मतलब इन सारे इवेंट्स को वापस ऐड अप कर दूं, पहले तो बांट दिया, बांट के वापस ऐड अप कर दूं, तो पूरा का पूरा पार्टीशन ऑफ पूरा का पूरा सैंपल स्पेस वापस ऑक्यूपाई हो जाना चाहिए, कोई हिस्सा बचना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस रूम को मान लो कुछ हिस्सों में तोड़ दिया, लेकिन वजह मैं वापस जोड़ रहा हूं तो पूरा रूम बन ही नहीं रहा, पूरा रूम वापस नहीं बन रहा। तो वो सैंपल स्पेस वापस पूरा बन जाना चाहिए अगर मैं उन इवेंट्स को सबको मिक्स कर दूं, या फिर यूं कहूं उन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जोड़ूं तो बना जाना चाहिए। समझ गए? ओके। और तीसरा और आखिरी वाला जो चेक पॉइंट ये है, मैं जितनी भी इवेंट्स में उसको तोड़ रहा हूं वो सारे के सारे इवेंट्स इम्पॉसिबल इवेंट्स नहीं होने चाहिए। उनमें से कोई भी एक इवेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है तो उसको लो ही मत। मतलब किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं आया ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने कहा E1 E2 E3 E4 E5 पांच इवेंट्स में मैंने तोड़ दिया, E1 को मैंने 20% पार्ट दे दिया, E2 को मैंने 30% दे दिया, किसी को 50% दे दिया, E4 को 0% दिया, तो फिर E4 बोल ही क्यों रहे हो? फिर आप पार्टीशन तीन का ही बोलो, चार का। मतलब सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आना चाहिए, बोले तो सबकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ, सबके घटित होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे मैं ये कारण बता रहा था कि अंश के पास होने की संभावना, तो मैंने तीन कारण कौन कौन से बताए? पहला कारण क्या था? कॉपी करना। दूसरा कारण बोलो? हार्डवर्क करना। तीसरा कारण? लक बाई चांस। चौथा कारण मैं कह रहा हूं कि अंश की कहीं ऊपरी लेवल पे सेटिंग है ना, किसी मंत्री शंत्री या किसी से सेटिंग है मान लो। ठीक है, ये चार कारण मैंने बता दिए। अब मैंने बताया कि चलो पहले कारण की संभावना 20%, दूसरे कारण की संभावना 30%, तीसरे कारण की संभावना 50%, चौथे कारण की संभावना 0%। तो फिर आप उस मुद्दे को लेके ही क्यों है? जो हो ही नहीं सकता उस कारण को आप सीन में क्यों ला रहे हो? ऐसे तो फिर कारणों की कमी है क्या? प्रैक्टिकली तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे सोच के ले आओ। सोशल स्टडीज का पेपर थोड़ा ना चल रहा है कि कारण सोचने किसी मुद्दे के। समझ गए? जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको पार्टीशन में हिस्सेदारी देनी नहीं है। जो 1% भी चांस है तो देनी है, अदरवाइज नहीं देनी। ये तीन चेक पॉइंट्स के हिसाब से अगर अपन सैंपल स्पेस को बांटेंगे तो वो वैलिड पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस माना जाएगा। अब जो तीन बातें मैंने सरल भाषा में कही, ये तीनों बातें टेक्निकल भाषा में सुनो। पहला चेक पॉइंट क्या था बताओ? डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए, किसी का भी किसी से इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब इसी बात को टेक्निकली कैसे पढ़ते हैं? ई आई इंटरसेक्शन ई जे 5 होना चाहिए, जहां पे आई और जे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। जैसे आई ले लिया मैंने 2 और जे ले लिया मैंने 5, तो दूसरा इवेंट और पांचवें इवेंट के बीच में भी इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। किसी ने कहा सर आई ले लो 3 और जे ले लो 1, तो तीसरे और पहले इवेंट के बीच का इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। आई और जे कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स ले लो और जैसे ही दो इवेंट्स बने उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो इनका इंटरसेक्शन 5 होता है, उनको क्या बोलते हैं?
इम्पॉसिबल इवेंट तो वो होता है जो खुद नहीं घटित हो सकता, जिसकी खुद की प्रोबेबिलिटी जीरो, जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पढ़ के आए। तो सरल भाषा में बात करें तो ई आई और ई जे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए, और प्रोबेबिलिटी की भाषा में बात करें तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए। ये पहला चेक पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल आई जे इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 एन से लेकर जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं। मान लो मैंने 4 सैंपल्स, 4 इवेंट्स में पार्टीशन किया है, तो कितने नेचुरल नंबर हो गए? 1 2 3 4। तो सबको सबसे पेयर करना है। फॉर ऑल का मतलब है किसी को छोड़ना मत। 1 का 2 से पेयर करना, 1 का 3 से करना, 1 का 4 से करना, फिर 2 का 3 से करना, फिर 2 का 4 से करना, फिर 3 का 4 से करना। जितने पेयर बन रहे हैं सब पेयर करना, और सबको चेक करना कि इंटरसेक्शन फाइव आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस साइन का मतलब ये होता है कि सबको लेना भैया पेयर वाइज। ठीक है, क्लियर। दूसरा चेक पॉइंट क्या बताया था मैंने सरल भाषा में? वो थर्ड था। आखिरी क्या, सेकंड क्या था कि मैंने तोड़ के वापस जोड़ा तो पूरा सैंपल स्पेस वापस ऑक्यूपाई हो जाना चाहिए। तो सपोज करो मैंने E1 से लेके EN इवेंट्स में तोड़ दिया सैंपल स्पेस को, तो जब मैं उनका वापस यूनियन कर रहा हूं, मिला रहा हूं, तो वापस सैंपल स्पेस पूरा का पूरा ऑक्यूपाई हो जाना चाहिए। और अभी बीच में 1 2 क्लास पहले मैंने बताया था, ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जो वापस मिलके सारा सैंपल स्पेस बना दें, ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यूं कहते हैं सरल भाषा में कि सारे के सारे इवेंट्स एग्जॉस्टिव होने चाहिए, तभी भी चलना है, चलेगा। और यूं कहते हैं टेक्निकल भाषा में कि सबका यूनियन क्या बनना चाहिए? सैंपल स्पेस वापस बन जाना चाहिए। तो ये भी बात वही की वही है। ठीक है। चले, थर्ड क्या बताया मैंने अभी अभी? थर्ड चेक पॉइंट क्या था सरल भाषा में? सबकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट जीरो से बड़ी होनी चाहिए, चाहे से 0.1 ही क्यों ना हो। यानी कोई भी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। देखो इसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, चाहे से आप आई कोई सा भी नेचुरल नंबर लो, यानी इवेंट्स जो भी उठाया है सबको चेक करके देखो। E1 को भी चेक करो, E2 को भी चेक करो, E3 को भी चेक करो, जितने नेचुरल नंबर है सबको चेक करो, सबकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। यानी कि ई आई नामक जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं ऐसे कहूं E1 इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, फिर मैं कहूं नहीं नहीं E2 इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, फिर मैं कहूं ये नहीं नहीं E3 इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैंने क्या कह दिया? ई आई इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, और आई की अलग अलग वैल्यूज लिए जाओ। समझ गए क्या? सो तीनों चेक पॉइंट्स ऑफ इस वाली लैंग्वेज में भी क्लियर हैं और सरल भाषा में भी क्लियर हैं। बन गया हमारा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस के पार्टीशन जो मैंने बनाए ये हाइपोथेसिस है, ये क्या है? अलग अलग हाइपोथेसिस है। अब अपन आ गए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे आ गए, और टोटल प्रोबेबिलिटी से फिर अपन एक्चुअली रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, बेस थ्योरम फाइनल स्टेज होगी बेस थ्योरम तो हमारी। ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में ये भी चुनौती होती है कि सवाल को समझना कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है या रिवर्स प्रोबेबिलिटी का है। तो अगर सवाल ऐसा है कि उसके अंदर रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी हो कि ये काम होगा, इसकी संभावना बताओ, तब तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। रिजल्ट हो चुका है और उसके कारण की संभावना पूछ रहा हो तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। दोनों के सवाल मिलेंगे हमको इस एक्सरसाइज में, और पिक करना पड़ेगा कि कौन सी वाला सवाल कौन सी प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, क्लियर। चलो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में फाइनली हम आ गए। देखो, लेट E1 E2 E3 अप टू EN, वैसे मैक्सिमम हमको एग्जाम में 3 ही मिलते हैं, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट वाइज तो हम EN तक जाएंगे। ठीक है। बी द सेट ऑफ द इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए सैंपल स्पेस सच दैट दे फॉर्म द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। किसी सैंपल स्पेस एस से एसोसिएटेड ये कुछ इवेंट्स मान लो, इस तरीके से मानो कि ये इस सैंपल स्पेस एस का पार्टीशन क्रिएट करते हैं, और पार्टीशन क्रिएट करने के तीनों चेक पॉइंट्स आप जानते हो, वो काम ये सारे इवेंट्स करते हैं, किसी का किसी से इंटरसेक्शन भी नहीं है, सारे मिलके सैंपल स्पेस बना सकते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है। ये सारे इवेंट्स हमने मान लिए। ठीक है। अब एक इवेंट ए मानो जो इस सैंपल स्पेस एसोसिएटेड है, बिल्कुल इन E1 E2 E3 से अलग एक ए इवेंट है, वो इनसे एसोसिएटेड मानो, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है। बी एन इवेंट विच बी एन इवेंट विच इज अफेक्टेड बाय द गिवन इवेंट्स। ये जो इवेंट ए है ये इन E1 E2 E3 से थोड़ा थोड़ा या ज्यादा अफेक्ट होता है, किसी भी रेशियो में अफेक्ट हो सकता है, मतलब ये कारण है और वो रिजल्ट है। समझ गए? ठीक है। पार्टली और फुली और नेग्लिजिबली। पार्टली मतलब थोड़ा बहुत भी अफेक्ट हो सकता है इन पार्ट, फुली मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट भी हो सकता है, नेग्लिजिबली मतलब ना के बराबर भी अफेक्ट हो सकता है। भाई कोई कारण किसी रिजल्ट को ना के बराबर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है ना। भाई इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम था इसका रिजल्ट आने में, लेकिन था तो सही, तो उसको कहेंगे हम नेग्लिजिबली। डन। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? सुनो क्या कहती है। ये ऐसे कहती है
कि आप E1 की संभावना को ए ऑन E1 की संभावना से प्रोडक्ट करो, E2 की संभावना को ए ऑन E2 की संभावना से प्रोडक्ट करो, E3 की संभावना को ए ऑन E3 की संभावना से प्रोडक्ट करो। ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जितने भी हाइपोथेसिस गिवन है, फाइनली EN की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन EN की संभावना से प्रोडक्ट करो, और फाइनली सबको क्या कर दो, सम कर दो। क्या कर दो, सम। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया बॉक्स वाला, उसमें भी हमने ये काम किया नहीं किया, बोलो। बॉक्स वन सेलेक्ट करने की संभावना 1/2 थी, और बॉक्स वन सेलेक्ट करके उसमें से रेड बॉल निकालने की संभावना जो भी थी 5/15 थी, जो भी थी 1/3 थी, है ना। इसको हमने प्रोडक्ट किया था नहीं किया था। फिर बॉक्स टू को सेलेक्ट करने की संभावना, E2 की संभावना वही 1/2 थी, और उस बॉक्स में से सेलेक्ट करने की संभावना क्या थी, 8/15 थी। ठीक है। फिर इन दोनों को फाइनली हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, तभी तो हमको ए की प्रोबेबिलिटी मिली थी। बताओ समझ आया। E1 इंटू ए ऑन E1, ये प्रोबेबिलिटी क्या है साहब, ये पहले रास्ते से रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। E2 इंटू ए ऑन E2, ये प्रोबेबिलिटी क्या है साहब, ये दूसरे रास्ते से रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से जितने भी रास्ते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालो, फाइनली ऐड कर दो। भाई E2 काम हुआ, उसकी संभावना, और E2 काम होके फिर रिजल्ट आया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों काम हुए, ये काम भी हुआ फिर रिजल्ट भी आया, ये दोनों काम हुए। इसका मतलब इस रास्ते से ये काम हुआ, इसकी संभावना है, ये इवेंट की घटित होने की संभावना है इस रास्ते से। बोलो समझ आ रहा है। ओके। अब आप बुक में देखोगे ना, तो ये जितनी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है ना, यहाँ पे बुक में थोड़ा सा और टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया हुआ है, वो बुकिश लैंग्वेज भी सुन लो। देखो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज हो रही है, और कौन सी ऐसी चीज है जो सेम है, ये चेक करो। तो आप देखो ये चीज चेंज हो रही है, 1 1, 2 2, 3 3, अप टू NN। बाकी ये ए ए ए, ये चीज सेम है। तो जो चीज चेंज हो रही है, जो चीज सेम है, इसको अपन समेशन नोटेशन में लिखना जानते हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है अपन ने 9th 10th 11th से, अभी 12th में भी पढ़नी है थोड़ी बहुत, अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आएगी। तो स्टैटिस्टिक्स में एक समेशन नोटेशन आता है, जिसको कई लोग सिग्मा भी बोलते हैं, बट एक्चुअली दिस इज दैट इज नॉट सिग्मा, उसको समेशन ही बोला जाता है। सिग्मा ये होता है ना, समेशन ये होता है, पर कई बच्चे इसको सिग्मा बोलते हैं, चलो ठीक है, याद रखने के तरीके हैं, बट ये क्या होता है, समेशन। तो देखो हम क्या करेंगे, सम करना है ना हमको फाइनली, सबका क्या करना है, सम। तो हम लगाएंगे समेशन नोटेशन। किसका सम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब सर ई के आगे तो चीजें बदल रही हैं, तो जो बदल रहा है उसको आई से डिनोट कराओ, जो बदल रहा है उसको किससे डिनोट कराओ, आई से। इनटू आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन, आगे बताओ नीचे क्या आएगा, ई आई, क्योंकि जो यहां है वही यहां है, जो यहां है वही यहां है, जो यहां है वही यहां है, तो जो यहां है वही यहां है। ठीक है। और यहां पे आई की वैल्यू कहां से कहां रेंज कर रही है, 1 से लेकर n। तो ये जो सामने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये उस बात को लिखने की शॉर्ट फॉर्म ये है, समझ गए। तो आपको बुक में हो सकता है कि ये फॉर्म ना गिवन हो, कि ये फॉर्म गिवन हो, और हमको लगे कि सर ये तो कोई डिफरेंट फॉर्मूला गिवन, उसी फॉर्मूला को खोल दें तो ऐसा बनेगा, और शॉर्ट में समेशन नोटेशन में लिख दें तो ऐसा बनेगा। इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में तो एक प्रोबेबिलिटी इज ए नंबर, तो वहां पे हम ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं कि 3 × 5, 3 × 5 या 3 + 5 ही कहेंगे ना। तो वहां पे तो सम ही हो रहा है ना, देखो वहां पे क्या हो रहा है, सम ही हो रहा है। बाकी ये नोटेशन को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, और इवेंट्स के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। भाई मान लो बहुत सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन ई आई लिख दो, और आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक डाल दो। अब ए का E1 से भी इंटरसेक्शन होगा, ए का E2 से भी इंटरसेक्शन होगा, लेकिन फाइनली फिर सबका सम होगा। समझ गए, क्लियर है सारी बातें। ठीक है, तो इसका जो सेकंड नोटेशन है जो अभी हमने बना के देखा, वो देखो। ये देखो इन्होंने जे लेटर यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता आई यूज करो या जे लेटर। अभी जे क्यों यूज किया ये भी अभी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी बेस थ्योरम भी यूज करना है ना, तो बेस थ्योरम में आई यूज करेंगे, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी में जे यूज करेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा तो बेस थ्योरम है ना, तो उसको आई लेटर अलॉट होगा। ठीक है, समझ गए। तो देखो जो यहां पर है वो यहां पर है, और जे की वैल्यू कहां से कहां वैरी कर रही है, 1 से लेकर n। आप जे की वैल्यू 1 लगाओ तो ये वाला नोटेशन बन गया, फिर जे की वैल्यू 2 लगाओ तो ये वाला बन गया, 3 लगाओ तो ये वाला बन गया, और फाइनली n लगाओ तो ये वाला बन गया। और फाइनली जितने भी नोटेशन बने उनका समेशन कर लो, प्लस 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 प्लस। तो ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है, ये इसी की डिस्क्राइब्ड फॉर्म है, और यही थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। बोलो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद हुआ क्या, फॉर्मूला है ये इस चीज का, देखो।
थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद हुआ? याद हो गया? बोलो क्या है? समेशन ईजे ए ऑन ईजे वेयर जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। मोस्टली आपको तीन ही जे इक्वल टू 1 2 3 मिलेगा, तीन ही हाइपोथेसिस मिलेंगे, बट 1 to n याद रखो एज ए फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है, याद हुआ? समेशन ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईजे मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन ईजे, जहां पे जे की वैल्यू 1 to n तक वेरी करेगी। ठीक है, याद हुआ? ओके। अब क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई तो फाइनली चलते हैं बेस थ्योरम पे। हाँ, ये जो अपन ने अभी पार्टीशन किया था ना, उसकी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा। ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये तो है हमारा टोटल सैंपल स्पेस, दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है? ओके। ये जो रेड लाइन से पार्टीशन हो रही है, पार्टीशन समझते हो, बंटवारा, ये हाइपोथेसिस का पार्टीशन हो रहा है। देखो ये वाला पोर्शन दे दिया E1 को, दिख रहा है? अंश वहां पे ध्यान दो, प्रियांशु। ये वाला पोर्शन है E1 का, ये वाला पोर्शन है E2 का, ये है E3 का, ये है E4 का, अप टू ऐसे चलते जाओ, ये है En का। आप देखो कोई भी पोर्शन किसी से इंटरसेक्टेड है क्या? देखो ध्यान से देखो, E1 का E2 से कोई लेना देना है क्या? बीच में बाउंड्री लाइन है, कोई कॉमन पार्ट नहीं है। E2 का E3 से कोई कॉमन पार्ट नहीं है, E3 का E4 से कोई कॉमन पार्ट नहीं है, और E4 का अप टू En कितने भी चलते जाओ, कोई कॉमन पार्ट नहीं है। इन सबको वापस जोड़ दें तो पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड चेक पॉइंट। और सबको कुछ ना कुछ हिस्सा मिला है, इतना सा भी हिस्सा मिला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, इतना सा भी इसको हिस्सा मिला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ। ऐसा थोड़ी ना कि कोई इवेंट इससे भी बाहर बैठा है E7, सर इसको तो अंदर जगह नहीं मिली तो फिर इसको लो ही मत। समझ गए? अब ये जो बीच में इलिप्स दिख रहा है आपको, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट जो हमको घटित कराना है। अब आप देखो स्क्रीन पे देखो कि ये इवेंट ए जो है, ये थोड़ा 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 हर एक कारण से अफेक्ट हो रहा है। चेक करो भाई, इस कारण से ये काम होगा उसकी संभावना ये है, E2 कारण से ये काम होगा उसकी संभावना ये है, E3 का कारण से ये इसका काम होगा उसकी संभावना कौन सी है ही नहीं। है क्या है? ये E3 ये पूरा बेटा है ना, तो ये पूरा E3 होगा, राइट? E4 कारण से इस ये काम हो जाएगा, इसकी संभावना ये है। और En जाने मतलब E4 के अलावा जितने भी रह गए उसकी संभावना ये है। तो टोटल संभावना इन सबका सम है या नहीं है? मैं भी तो वही कह रहा हूं, जिस कारण से जितना जितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है सबको निकाल के ऐड कर दो, आपके टोटल काम होने की संभावना आपको पता चल जाएगी। क्लियर है क्या? तो इसमें पार्टीशन भी क्लियर हो गया और टोटल प्रोबेबिलिटी भी क्लियर हो गई। फाइन। ये अब नीचे का जो ये डिस्क्रिप्शन है, ये आपको समझ में नहीं भी आता है तो चलेगा, क्योंकि ये बुक में गिवन है तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पढ़ लो एक बार। सेट थ्योरी है बस, और कुछ नहीं है। देखो, किसी भी इवेंट को अपन सैंपल स्पेस के साथ उसका इंटरसेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस और उसमें से वही छोटा होगा, तो इंटरसेक्शन वही आएगा। आएगा। सैंपल स्पेस को हमने तोड़ दिया, ए इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस को हमने तोड़ दिया E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू En। उसके बाद फिर हमने क्या लगाया? इंटरसेक्शन का यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। ठीक है, तो क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन E1 अलग, बोलो, ए इंटरसेक्शन E2 अलग, फिर बोलो ए इंटरसेक्शन E3 अलग, अप टू यूनियन करते करते फाइनली किस पे चले गए हम? ए इंटरसेक्शन En पे चले गए। अब जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जैसा हो गया, और यूनियन को किससे रिप्लेस करते हैं? प्लस से रिप्लेस करते हैं। तो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये सेट थ्योरी से भी डिराइव हो गया। ठीक है, ओके। ए इंटरसेक्शन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, पहले E1 कराओ, फिर ए ऑन E1 कराओ। जैसे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताओ? अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंट इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या सीखी है लास्ट चैप्टर में, कि सर पहले ए करवा दो मल्टीप्लाइड बाय, फिर बाद में बी ऑन ए करवा दो। तो ए इंटरसेक्शन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले E1 कारण घटित करा दो, बाद में उस कारण से क्या संभावना है उसको घटित करा दो, फिर दोनों का कर दो प्रोडक्ट। सिमिलरली E2 से, सिमिलरली E3 से, और अप टू En। तो यही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमने ऊपर सीखी है, ये सेट थ्योरी से उसका डेरिवेशन है, मतलब ये प्रूफ है उसका एक तरीके से। ये प्रूफ समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेन थ्योरम याद होनी चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। समझ आया? हम्म। तेज बोलो। ओके। बेस थ्योरम। आ जाओ अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे। तो ऑब्वियस बात है, बेस थ्योरम किसके अगली कड़ी है? टोटल प्रोबेबिलिटी की। और टोटल प्रोबेबिलिटी कहां से बन के आई? पार्टीशन से। तो बेस थ्योरम का भी पार्टीशन से कुछ ना कुछ लेना देना तो
होगा ही होगा। तो E1 E2 E3 अप टू En वापस वही पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस मानो, और पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के चेक पॉइंट जो भी होते हैं वो लगाने। जितनी बार मैं बोलूं पार्टीशन मानो तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि वो 3 चेक पॉइंट्स लगाने, लगाने मतलब लगाने, पार्टीशन तभी माना जाएगा, ठीक है। इवेंट ए अगेन एक अफेक्टेड इवेंट है जो सबसे थोड़ा 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 अफेक्टेड होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, ऊपर से रिकॉल कर लो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी ये कहती है, साहब कहती है। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ना ध्यान से, स्टेटमेंट पढ़ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कॉस इवेंट ई आई प्रोवाइडेड दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। इवेंट ए हो चुका है, मतलब रिजल्ट आ चुका है, जो रिजल्ट हमको चाहिए था वो वाला इवेंट हो चुका है। अब वो रिजल्ट इस वाले कॉस से हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी को बेस थ्योरम से इस प्रकार दिया जाता है, ई आई ऑन ए तो हो चुका है, और अब किस कारण की प्रोबेबिलिटी आप सोच रहे हो, उसको निकालने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, ई आई इंटरसेक्शन ए ऊपर आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आ जाएगा। और ई आई ऑन ए को वापस एक्सप्लोर करेंगे तो वही पहले ई आई करवाओ, इंटरसेक्शन ए ऑन ई आई कराओ, और डिवाइडेड बाय नीचे जो टोटल प्रोबेबिलिटी आप ऊपर निकाल रहे थे ना, वो निकलने के बाद नीचे आएगी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का भी अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लोर कर दें जो ऊपर हमने किया था समेशन नोटेशन पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला भी अगर एक्सप्लोर कर दें तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला। तो ये फाइनली हमारा रिवर्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। अब ऐसे पढ़ने में मुश्किल लगेगा, ऐसे पढ़ने में मुश्किल लगेगा, सरल भाषा में याद रखो कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो नीचे आएगी जो हम अभी निकाल रहे थे, और उसमें से कौन से कारण की प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर आएगी। E1 कारण की है तो E1 लगा देना, E2 कारण की है तो E2 लगा देना, E3 कारण की है तो E3 लगा देना। जिस भी कारण की प्रोबेबिलिटी पूछे, किसी एक की तो पूछेगा भाई ये काम उस कारण से हुआ, इसकी संभावना बताओ, तो जिस भी कारण से पूछे, पहला नंबर था दूसरा नंबर था, उस हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी तो ऊपर लगा देना, और जो नीचे है वो टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब ये और कुछ नहीं है, बस ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एक्सप्लोर कर दिया नीचे, जो भी अपने जे फॉर्म में याद किया था। देखो अब समझ आया ना, जे इस तरह रखा है तो आई ऊपर रखा है, क्योंकि मेन तो आई है ना, मेन तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। चलें आगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे बेस थ्योरम क्लियर हो चुका है। टेक्निकल टर्म्स जो हमको याद रखनी है, सबसे पहले जितने भी कारण वाले इवेंट्स होते हैं E1 E2 E3 अप टू En, उनको बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं हाइपोथेसिस, और प्लूरल फॉर्म में हम बोलते हैं SES हो जाता है हाइपोथेसिस। ओके, सुनो, इन हाइपोथेसिस की जो जनरल प्रोबेबिलिटी होती है, यानी काम होने से पहले की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। काम होने से पहले की प्रोबेबिलिटी, जैसे बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2 1/2 या 1/3 1/3, ये काम होने से पहले की प्रोबेबिलिटी थी, उन्हीं हाइपोथेसिस की संभावना थी घटित होने की, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जब उनकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि रिजल्ट उस कारण से आया होगा, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कॉस इवेंट आई प्रोवाइडेड दैट रिजल्ट इवेंट ए हैज अकर्ड। देखो पिछले केस में ये प्रोवाइडेड दैट वाली लाइन नहीं थी, केवल कारण की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद कारण की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल कई बार एग्जाम में आता है, फाइंड द पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3। अब सवाल ही समझ नहीं आएगी पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वही रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, ये वही रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्लियर है? चलो, बेस थ्योरम जो है वो कारण की प्रोबेबिलिटी निकाल के देता है, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस या फिर रिवर्स प्रोबेबिलिटी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बेस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्मूला। बेस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम माना जाता है जो एक फॉर्मूला दे हमको किस चीज को निकालने का? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस निकालने का और रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस या रिवर्स प्रोबेबिलिटी एक ही बात है, ठीक है। एंड फाइनली वी आर डन। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा फोर्थ एक्सरसाइज रहेगा। यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है, ठीक है। चीजों को वाइंड अप करें एक बार जाने से पहले, तो चीजों को वाइंड अप करते हैं। देखो, सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस का पार्टीशन करना पड़ेगा, वो वैलिड तरीके से जब हो जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में करा कराया होगा, क्वेश्चन में ये करा कराया होगा, हमको नहीं करना, पर हमको बस चेक पॉइंट्स लगा के देख लेने हैं कि इनका इंटरसेक्शन आ तो नहीं रहा। वैसे तो क्वेश्चन दिया है तो सही करके दिया होगा, बट ये हमारी पर्सनल नॉलेज है ना। ये होने के बाद थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सीन में आता है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? फाइनल रिजल्ट आने की टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जो भी आप फाइनल रिजल्ट अपेक्षित करते हो उसकी टोटल संभावना है कि इस कारण से इस कारण से इस कारण से, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने आयुष से पूछा कि यार आयुष क्या संभावना है कि ऋषिका विल ड्रॉ ए रेड बॉल,
तो आयुष डिस्क्राइब करने लगा कि देखो सर, अगर उसने बॉक्स 1 सेलेक्ट किया होगा ना तो उसकी संभावना इतनी है, अगर उसने बॉक्स 2 सेलेक्ट किया होगा ना उसकी संभावना इतनी है, अगर उसने बॉक्स 3 सेलेक्ट किया होगा ना उसकी संभावना। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ आया, मुझे तो एक आंसर दे। तो यानी कि मैं टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ आयुष से, वो सारे कारणों से निकाल के सम करके मुझे बता। समझ गए? टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद आ जाओ रिवर्स प्रोबेबिलिटी या फिर एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम में ये एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगता है, ना कि पहले। कई बच्चे ऐसे लगाते हैं BAYE S थ्योरम, क्योंकि उसका नाम बे नहीं है, उसका नाम बेस पूरा है। अब किसी के नाम के आगे एस लगे तो उसमें उसकी क्या गलती? ऐसा थोड़ा ना कि जब अपोस्ट्रोफे लगाएंगे तो ऐसे हटा देंगे उसके नाम के आगे। राइट? तो बेस नामक लॉजिशियन है, बे नाम का लॉजिशियन नहीं है, तो अपोस्ट्रोफे हम लास्ट में लगाएंगे। बेस थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहता है कि काम काम तो हो चुका है। जैसे इसने तो बता दी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है कि शी विल ड्रॉ रेड बॉल आउट। फिर मैंने इससे पूछा लक्ष्य से, लक्ष्य बताइए, रेड बॉल निकाल के तो आ गई, ये हमारे सामने रखी हुई है। अब तू बता क्या संभावना है ये बॉक्स 3 से सेलेक्ट करके आई है, इस रेड बॉल को का बॉक्स 3 से निकाला गया है, इसकी संभावना बता। या फिर बॉक्स 2 से निकाला गया है, उसकी संभावना बता। तो एक्चुअली अब मैं बेस थ्योरम अप्लाई करके इससे रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बोलो। पहले तो उसको डिफाइन नोटेट कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइनल रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी, समेशन EJ, यस, इनटू ए ऑन EJ। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली जे है, या ना, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 1 से लेके n। और बेस थ्योरम यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ, मतलब नोटेशन बताओ पहले तो। EI ऑन A, रिजल्ट हो चुका है और किसी भी कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। ये निकालते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाइड बाय A ऑन EI और डिवाइडेड बाय यही प्रोबेबिलिटी ऑफ A टोटल लिख दो, चाहे से ये फॉर्मूला खोल के लिख दो, कैसे भी लिख। कहाँ पे? EJ के, हाँ ये जे कह रहे हो ना? यहाँ पे पी आएगा ना, पी। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, P फॉर प्रोबेबिलिटी, बस ठीक है ना। ओके, डन, क्लियर है? तो ये कुल मिला के ये दो फॉर्मूला देख रहे हो, एक टोटल वाला, एक रिवर्स वाला। रिवर्स वाले में भी टोटल वाला है, तो टोटल वाला तो हर जगह है, इसलिए वो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल निकालना, क्योंकि वो तो उसमें भी निकलेगा उसमें भी निकलेगा। यही दो फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज में रिवॉल्व होंगे। अब सिचुएशन देखो क्या क्या बना सकता है, ऐसे ऐसे सिचुएशन भी बनेगी कि मान लो किसी ने कोई जवाब दिया। ठीक है, जैसे मैंने पूछा यश देखो बाहर बच्चे खड़े हैं क्या, तो यश ने कहा कि सर खड़े हैं। तो अब क्या संभावना है कि यश सच बोल रहा है, क्या संभावना है कि ये झूठ बोल रहा है, क्या संभावना है कि ये नहीं चाहता कि बच्चे अंदर आए। ऐसे ऐसे सिचुएशन भी बन के आएंगी हमारे सामने। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, और है आपकी एनसीईआरटी में ही है, तो एनसीईआरटी में ही है तो बाहर से तो और भी कुछ भी बना सकता है। ठीक है, चलो, तो मजा आएगा इस एक्सरसाइज को करने में। कल से हम एक्चुअली इसको स्टार्ट करेंगे। करें खत्म अभी, वाइंड अप करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।